भारत ने अपनी रफ्तार से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा। भारत हुआ मालामाल, अब पूरी दुनिया करेगी भारत को सलाम। रूस से पंगा लेना पड़ा यूरोप और अमेरिका को भारी, पाई पाई के हुए मोहताज। चुपके कर रहे हैं रूस से व्यापार। भारत ने डुबोई यूरोप अमेरिका की नाव। दोस्तों, वक्त सबका आता है, कल किसी और का था, आज हमारा है। एक समय था जब ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, हमें अपना गुलाम बना कर रखा, लेकिन उन अंग्रेजों ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस हालत में वो भारत को छोड़कर गया है, वही भारत आने वाले समय में न केवल अपने पैरों पर खड़ा होगा, बल्कि विकास की एक नई गाथा लिखेगा। समय बदल चुका है, क्योंकि आज भारत ने उसी ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ दिया है। यकीनन ब्रिटेन से आगे निकलकर भारत का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन हम भारतीय हैं जो न तो कभी रुकते हैं, न तो थकते हैं और न ही कभी झुकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अभी नहीं थमने वाली है। दोस्तों, भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं दिखता जब अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत साल 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान से आगे निकल जाएगा और दुनिया के पटल पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अब हमें केवल कुछ ही सालों का इंतजार करना होगा। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में इस संबंध में बड़ा दावा किया है। एसबीआई के अनुसार साल 2014 के बाद से भारत बड़े संरचनात्मक बदलाव से गुजरा है। 2014 में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर था। दिसंबर 2021 की शुरुआत में ही भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। वर्तमान समय की बात की जाए तो दुनिया के स्तर पर भारत का जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5% है। ये साल 2014 में 2.6% था। वहीं साल 2027 तक भारत का जीडीपी में हिस्सा 4% हो सकता है और अभी दुनिया भर की जीडीपी में जर्मनी की हिस्सेदारी 4% की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2027 तक भारत के जर्मनी से आगे निकलने की उम्मीदें हैं और बहुत संभावना है कि विकास की मौजूदा दर पर 2029 तक भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक मंदी के दलदल में फंसी हुई है, खुद को सुपर पावर मानने वाले देश भी मंदी के आगे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देश भले ही मंदी और महंगाई के कारण परेशान हों, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ती ही चली जा रही है। हाल ही में पहली तिमाही के आंकड़े जारी हुए थे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से ग्रोथ की है हासिल। ऐसे में संभावना है कि मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। वहीं साल 2023 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.7% से 7.7% तक रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ रिपोर्ट में कहा गया कि हम मानते हैं कि दुनिया में अनिश्चितताओं के माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6 से 6.5% की ग्रोथ न्यू नॉर्मल है। दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए तो अभी केवल हमसे आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही खड़े हैं, लेकिन तमाम देश कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों का असर झेल रहे हैं। अमेरिका, यूरोप से लेकर चीन और जापान जैसे देशों के लिए भी अच्छा समय नहीं दिखता। चीन का आज जो रवैया है, उसके चलते उसकी दुनिया भर की छवि खराब हो रही है। यही कारण है कि रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में नया निवेश धीमा पड़ रहा है, जिसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलना तय है। वहीं वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बनती जा रही है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन 14 की दुनिया भर में बिक्री के लिए कुछ हिस्से का निर्माण जो भारत में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यानी इस वक्त अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए हर जगह से केवल अच्छी ही अच्छी खबरें आ रही है और यही कारण है कि हमारी रफ्तार केवल दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचने के बाद भी थमने वाली नहीं है। अभी भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ेगा
और दुनिया को दिखाएगा कि जिस भारत को कमज़ोर समझते हो उसकी वास्तविक शक्ति क्या है। कुछ इस तरह दुनिया भर में भारत अपना तिरंगा लहराता जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि कैसे कुछ लोग खुद का ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान तमाम देशों ने भी किया। रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध क्या छेड़ा, दुनिया के तमाम देश एकजुट हो गए और रूस के खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि वे इन तमाम प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को दुनिया में अलग थलग कर देंगे और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि प्रतिबंधों के माध्यम से वे रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन मौजूदा हालातों पर गौर करें तो पता चलता है कि आज इसके विपरीत ही हो रहा है। देखा जाए तो इन प्रतिबंधों का रूस पर तो कुछ खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने इससे निपटने के लिए खुद को तैयार भी कर रखा था। इसलिए रूस तमाम प्रतिबंधों का सामना मजबूती से करने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दुनिया इस वक्त मुसीबत में है। रूस यूक्रेन युद्ध के दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि तमाम बड़े बड़े देश इस मंदी की चपेट में आ जाएंगे। मंदी के पीछे प्रमुख कारण जो है रूस यूक्रेन युद्ध को ही माना जा रहा है। युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन पर बड़ा असर पड़ा, जिस कारण कई देशों में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन से दूसरे देशों को कई टन अनाज भेजा जाना था, लेकिन युद्ध की वजह से अहम रास्ते बंद हो गए और सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में दोस्तों, रूस से भी कच्चे तेल पर यूरोप समेत तमाम देशों की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है और रूस पर प्रतिबंध लगाने का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, बीते दिनों एक ही खबर सामने आई थी कि यूरोपियन यूनियन पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन बहुत जल्द ही रूस के ऐसे बैंकों से प्रतिबंध हटा सकता है जो कृषि, खाद्य और उर्वरक से ज़्यादा व्यापार जुड़े हों। यूरोपियन यूनियन यानी सदस्य देश साफ तौर पर चाहते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ ऐसा ना हो जो रूस या फिर यूक्रेन से अनाज की गति को धीमा कर दे। ऐसे में दोस्तों, तमाम देशों को खुद ही महंगा पड़ गया रूस पर प्रतिबंध लगाना। रूस ने भारत को साथ ही साथ तेल की सप्लाई बढ़ा दी। साथ ही यूरोपीय देशों ने भी खुद के प्रतिबंधों को ही दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूरोप के कई देश भी आज गैस और कच्चे तेल की सप्लाई की बाधाओं की वजह से संकट में हैं। रूस को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। यही कारण है दोस्तों कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सके। ऐसे में दोस्तों, अब आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। इसीलिए आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।